दोस्तों, मौजूदा हिंदुस्तान में दलित चेतना का एक विशेष उद्देश्य है समाज में विघटन पैदा करना, न कि समाज में मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने वाली सामाजिक संस्कृति और विचारधारा को प्रोत्साहित करना। सियासतदान भी ऐसी ही दलित चेतना को बढ़ावा देते हैं ताकि वे दलितों का समर्थन प्राप्त करके अपनी सियासतदारी चमका सके। सच कहूं तो दलित चेतना देश भर में जातिवाद और वर्गवाद को अनुकूल हवा देती है, जहां गैर दलित वर्ग अपराध बोध से ग्रस्त होकर सारे भेदभाव मिटाते हुए समाज में भाईचारे की भावना को प्रचारित प्रसारित करने के अभियान में लगे हुए हैं। वहीं बुद्धिजीवी और साहित्यकार भी दलितों के पुरातन कालीन शोषण का दृष्टांत देते हुए समाज को छिन्न भिन्न करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत विषम काल चल रहा है। अब इस अति प्राचीन राष्ट्रीय समाज के ऊपर गर्दिश के काले बादल मंडरा रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय समाज के लोगों ने अपने इस आचरण में बदलाव नहीं लाया तो निकट भविष्य में इसका परिणाम अत्यंत भयावह होने जा रहा है। विश्व की सबसे बेशकीमती संस्कृति का विनाश आसन्न है। आप लोग सुधर जाइए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मैं जिस कहानी का वाचन करने जा रहा हूं उसमें इसी दलित चेतना को कथानक का आधार बनाया गया है। कथा वस्तु बिल्कुल जटिल नहीं है, इसकी भाषा भी आम आदमी के अनुकूल है। कहानी का शीर्षक है सब कुछ हिंदुस्तानी। सब कुछ हिंदुस्तानी। उन्होंने अचानक अपने गेट पर लगे नेम प्लेट को बदलवाकर नया नेम प्लेट लगवाया, जिस पर डॉक्टर संतोष महतो के बजाय डॉक्टर संतोष हिंदुस्तानी लिखा था। तो पहले पहल पड़ोसियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मोहल्ले में काना फुसियों की चिनगारी बड़वा नल का रूप लेने लगी। खास तौर से उन लोगों को ज़्यादा ताज्जुब हो रहा था जो उन्हीं के जात के थे और जो मोहल्ले में तृण विकास संस्थान के नाम से एक संगठन चला रहे थे। संस्थान के अध्यक्ष खुद डॉक्टर संतोष महतो थे, जिन्हें डॉक्टर होने के नाते दलित समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था। यूं तो वे पेशे से एक सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन अपने संस्थान के सदस्यों के हितों की सुरक्षा के लिए वे हर संभव कोशिश करने के लिए हर पल तैयार रहते थे। चुनांचे मोहल्ले में उनके द्वारा इस तरह नेम प्लेट बदले जाने पर संस्थान के सदस्यों को बेहद एतराज था। संस्थान का महासचिव बुद्ध प्रकाश तो आपे से बाहर होने लगा। इस इलाके में हमारे दलित समाज का बस एक ही बंदा तो ऐसा था जिसके नाम की माला हमारे लोग जपा करते थे, जिसके नाम की दुहाई देकर हम बाहर इज्जत बटोरते थे। पर उसने भी हमसे पल्ला झाड़ लिया। हमारी दलित जात का तो यही रोना है कि जो भी दलित व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनकर थोड़ी सी तरक्की कर लेता है, वह हमारे समाज से ऐसी दूरी बनाकर रहने लगता है जैसे कि हम डोम हो और वो बामन हो। संस्थान के दूसरे सदस्यों के लिए यह कोई मामूली घटना नहीं थी। उस दलित बाहुल्य मोहल्ले में इस बारे में माहौल उत्तेजनापूर्ण था। गर्मा गर्म बदकहियों के बाजार में किसी ने ये छींटाकशी भी की। लगता है डॉक्टर महतो पर अपनी जाति भक्ति के बजाय देशभक्ति का जुनून सवार हो गया है। तभी तो अपने नाम के आगे से उन्होंने अपनी जाति का नाम हटाकर हिंदुस्तानी रख लिया है। शाम को बुद्ध प्रकाश ने संस्था के सचिव कमल पासवान के पास जाकर इस विषय पर चर्चा की तो वह बड़बड़ा उठा। बुद्ध प्रकाश जी, डॉक्टर महतो एकदम से बदल गए हैं। रोज कोई न कोई ऐसी बात छेड़ देते हैं जिससे
दलितों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। कल शाम मुझसे रास्ते में मिले थे तो मुझे रोककर यक बयक बतियाने लगे कि हम दलितों में से सिर्फ उन्हें ही सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तब बुद्ध प्रकाश कान से खूंट निकालते हुए जोश में आ गया। पासवान जी, मैं तो उनके इस बदले हुए तेवर को देख एकदम हक्का बक्का रह गया हूं। चलिए इस बारे में हम दोनों चलकर उनसे बातें करते हैं, आखिर उनका इरादा क्या है। जब उन्होंने डॉक्टर महतो के गेट पर दस्तक दिया तो खुद डॉक्टर साहब ही गेट पर उनकी अगवानी करते हुए दिखे और उन्हें देखते ही बोल पड़े, अरे हाँ, अच्छा किया जो आप लोग खुद आ गए। उनकी अचानक प्रतिक्रिया पर बुद्ध प्रकाश ने जिज्ञासा से मुंह बा दिया, कोई खास बात है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, खास बात ही तो है जो आज मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर मोहल्ले के विकास के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वे मुस्कुरा उठे। तब कमल पासवान एकदम से उबल उठा, अरे आप क्या मोहल्ले के विकास की बात करेंगे, आप तो खुद धीरे धीरे दलितों के खिलाफ होते जा रहे हैं। नहीं पासवान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा अपने लोगों की तरक्की की बारे में ही सोचता रहता हूँ। बहरहाल अभी आप लोग हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। आप लोग दोपहर की एक मीटिंग बुलवा लीजिए, वहीं मैं आप लोगों का शंका समाधान करूंगा। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। अंबेडकर पार्क में आयोजित मीटिंग में मोहल्ले की औरतें और बड़े बुजुर्गों के साथ साथ काम धंधे से छुट्टी लेकर लड़के भी उपस्थित हुए। अधिकतर लोगों का डॉक्टर महतो के खिलाफ मिजाज गर्म था, जबकि कुछ समझदार लोग कह रहे थे कि डॉक्टर साहब बिना सोचे समझे कुछ कर ही नहीं सकते। अगर उन्होंने अपने नाम के आगे से महतो हटाया है तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ा राज जरूर होगा। आखिर वह एक बुद्धिजीवी हैं, हमारे जैसे बुड़बक नहीं है। जिस क्षण मीटिंग में डॉक्टर महतो आए वहां एक अजीबोगरीब खामोशी छा गई। अभी वे ठीक से अपनी कुर्सी पर बैठे भी नहीं थे कि महासचिव बुद्ध प्रकाश कुर्सी को पीछे धकियाते हुए एकदम से खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे समुदाय के लोगों का आपके खिलाफ एक आपत्ति का सवाल है। डॉक्टर महतो का मुंह आज अचरज से खुला रह गया। कैसी आपत्ति का सवाल है बुद्ध प्रकाश जी? अरे हम सभी मिलकर उसका निराकरण करेंगे। आप लोग घबराते क्यों हैं? हम हैं ना। जहां कहेंगे वहां हम आपके साथ चलेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। अपने समुदाय के हित के लिए किसी भी अफसर हाकिम से जबान जदगी करने पर उतारू हो जाएंगे। उनकी इस अनुकूल प्रतिक्रिया पर सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बाजू में बैठे कमल पासवान ने बुद्ध प्रकाश की आंखों में आंखें डालकर मुंह का अभिनय किया। आप तो कह रहे थे कि डॉक्टर साहिब बदल गए हैं, पर वे तो पहले से जैसे ही बात कर रहे हैं। तो भी वह हिम्मत बटोरकर भर्राई आवाज में फट पड़ा, सुना है डॉक्टर साहब ने अपनी जाति बदल ली है और वे दलित जाति के चोला त्याग कर सवर्ण बन गए हैं। डॉक्टर महतो खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे बिरादर, आप लोग कूप मंडूकता में क्यों जीना चाहते हैं? दरअसल मैं एक बात पर इतराज जताना चाहता हूं कि हम तथाकथित दलित लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। कमल पासवान बीच में ही टपक पड़ा, तो क्या हम बामन कायत और छतरी के बारे में सोचे? नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा। डॉक्टर मोहन महतो तनिक घबराए से लगे। तभी वहां उपस्थित लोगों के बीच से चौधरी भीखन खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगा। पहले तो आपने अपनी जाति बदलकर हिंदुस्तानी लिखी, फिर ये भी कह रहे हैं कि हमारा दलित समाज आरक्षण का फायदा न उठाए। आखिर आपकी मंशा क्या है? डॉक्टर महतो ने आवेश में आकर समझाने लगे। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग पहले से ही आरक्षण का लाभ उठाकर
अफसर, इंजीनियर और डॉक्टर बन गए हैं, जिससे उनकी हैसियत काफ़ी बढ़ गई है। हाँ, उनकी बीवियां भी कहीं न कहीं नौकरी कर रही हैं और उनके बच्चे तो अच्छी तालीम हासिल करके या तो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर तैनात हैं या विदेश जाकर मोटा पैसा कमा रहे हैं। आप लोग उनकी कोठरियों में जाकर उनकी हैसियत का जायज़ा लीजिए तो पता चल जाएगा कि वे कहीं से भी दलित जात के नहीं लगते। मैं तो ऐसे ही लोगों को आरक्षण छोड़ने की वकालत कर रहा हूँ। बुद्ध प्रकाश आरक्षण त्यागने की बात पर इतना उत्तेजित हो उठा कि उसके कान में गुस्से के कारण खुजली होने लगी। वह एकदम से बड़बड़ा उठा। अच्छा, तो आज तक जो आप दलित विकास के बारे में बातें करते रहे हैं, क्या वो सब ढोंग पाखंड था? आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। हम आप लोगों की तरक्की की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी जात के कहे जाने वाले उन बहुसंख्यक लोगों की दीनहीन अवस्था पर भी गौर फरमाइए, जिनकी हालत हम दलितों से भी ज़्यादा गई गुजरी है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी तरक्की करने के जोश में उन्हें रसातल में जाने दें। आखिर वे भी हमारे भाई बांधों हैं। ये तो इंसानियत के प्रति सरासर अन्याय है। उन्होंने हर लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। डॉक्टर महतो के विरोध में बारी बारी से सभी अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। कमल पासवान को तो उनकी एक भी बात नहीं जच रही थी। उसके होठ कब से विरोध में फड़फड़ाना चाह रहे थे, सो वह फट पड़ा। लेकिन डॉक्टर साहब, अंबेडकर बाबा ने तो इतना मर जूझ कर उन लोगों के लिए आरक्षण का बंदोबस्त किया था जिनका जन्म नीच जात के नीच कुल में हुआ है। हम में से मुट्ठी भर लोग भले ही बहुत आगे क्यों न बढ़ गए हों, पर हम हैं तो नीच जात के ही, जिनके साथ भेदभाव होता रहेगा। अब धीरे धीरे उस स्थिति में बदलाव आ रहा है। हमारे ही बच्चे अंतरजातीय विवाह करके सवर्णों को अपना जीवन साथी बना रहे हैं। ऊंची जात के लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। इस तरह हमारे साथ भेदभाव भी मिटता जा रहा है। डॉक्टर महतो ने उन्हें अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन जिन कंपनियों और दफ्तरों में वे काम करते हैं, वहां उनके साथ भेदभाव तो होता ही है। बुद्ध प्रकाश के स्वर में असंतोष कम नहीं हो रहा था। इस भेदभाव की वजह भी हम ही हैं। उनके सवर्ण सहकर्मियों को पता है कि आरक्षण के जरिए उन्होंने न केवल अच्छी नौकरी हथियाई है, बल्कि समय से पहले अपने सीनियरों को पछाड़कर उन्हीं के बॉस बन बैठे हैं। भाई, नौकरी में आरक्षण और फिर प्रमोशन, ये भी एकदम से नाजायज है। इस बड़े कारण से सवर्ण कर्मचारी दलित कर्मचारियों से ज़्यादा डाह करने लगे हैं। यह डाह भेदभाव की खाई को और गहरी बनाती जा रही है। हमें तो सवर्णों के साथ भी अपने मनमुटाव को कम करना है। ऐसे में अगर उनके साथ काम करने वाले सवर्ण कर्मचारी इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि एक बार आरक्षण का लाभ लेकर विकास की मुख्य धारा में आने के बाद उन्होंने आरक्षण का फायदा लेना बंद कर दिया है, तो दोनों के बीच मनमुटाव कम होते होते एक दिन समाप्त हो जाएगा। बुद्ध प्रकाश को ये सारी बातें पहेली जैसी लग रही थी। वह बोला, डॉक्टर साहब, ये सब फिलॉसफी अभी हम दलितों को मत सुनाइए। असल में आप अब हम दलितों का पाला लांघकर सवर्णों के पाले में जा रहे हैं। अरे, हमें अभी कम से कम 100 साल तक तो आरक्षण की सुविधा लेनी ही दीजिए। इस सुविधा से आपको वंचित कौन कर रहा है? हमारा तो यह कहना है कि जो दलित परिवार तरक्की करके समाज की मुख्य धारा में आ चुका है, उसे नैतिक रूप से आरक्षण से तौबा कर ही लेना चाहिए। इसी में उसका सम्मान है और तभी उसे समाज में बराबरी का दर्जा मिल पाएगा। हम भला भीख और दया पर कब तक आश्रित रहेंगे? आरक्षण ने हमें भिखारी की पंगत में ला खड़ा किया है।
अनारक्षित वर्ग के लोग हमें झिड़कियां और ताने देते हैं। उनके ताने हम कब तक सुनते रहेंगे? अब तो किसी खास वर्ग की तरक्की के साथ साथ सारे देश के बारे में भी सोचना विचारना है। कमल पासवान ने पहली बार हामी में सिर हिलाया, क्योंकि उसे डॉक्टर महतो की बात समझ में आने लगी थी। उन्होंने कहा, लेकिन आप भी तो बड़े डॉक्टर और अफसर हैं, बामनों और बड़ी जातियों की सोहबत में रहते हैं, इसलिए पहले आप क्यों नहीं आरक्षण छोड़ देते? डॉक्टर महतो जोर से ठठाकर हंस पड़े। वह बोले, मैं तो आरक्षण से डॉक्टरी पढ़कर एक सरकारी डॉक्टर बन गया, पर क्या आपको मालूम है कि मुझसे ज़्यादातर मरीज इलाज और ऑपरेशन करवाने से कतराते हैं। एक वाकया मैं सुनाता हूँ। एक राजनेता की ओपन हार्ट सर्जरी करनी थी, जिसके लिए मुझे चुना गया था, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस राजनेता ने मेरी काबिलियत पर किस तरह उंगली उठाई थी। किस तरह उंगली उठाई थी डॉक्टर साहब? बुद्ध प्रकाश चुप नहीं रह सका। उसने यह कहा, नंबर लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला डॉक्टर मेरी हार्ट सर्जरी कैसे कर पाएगा? वो तो सीधे सीधे मुझे मौत के मुंह में धकेल देगा। सच उस समय मुझ पर क्या बीती थी, ये मैं साधारण शब्दों में नहीं बता सकता। अच्छा, सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ, तब मैंने तय किया कि मैं अपनी काबिलियत साबित करके रहूँगा। उसके बाद मैंने कोई 3 दर्जन ओपन हार्ट सर्जरी की और सभी ऑपरेशन सफल रहे। जब अखबारों में मेरी सफलता और उपलब्धियों की कहानी छपी तो उसी राजनेता ने मुझे बुलाकर सम्मानित किया और माफ़ी भी मांगी। इतना ही नहीं, इस समय मैं उसके घर का डॉक्टर हूँ। मुझे वे अपनी सभी छोटी बड़ी पार्टियों में आमंत्रित करते हैं और मुक्त कंठ से मेरी तारीफ करते नहीं अघात। लेकिन मैं यह पूछ रहा हूँ कि इतने रसूखदार आदमी बनकर क्या आपने आरक्षण छोड़ दिया है? कमल पासवान ने उन्हें फिर अपने सवाल से घेरने की कोशिश की। हाँ, मैं आपके सवाल पर आता हूँ। मेरा बड़ा बेटा जनरल कैटेगरी से अच्छे नंबर लेकर डिप्टी कलेक्टर बना है, और बिटिया जो अमेरिका में डॉक्टर है, उसने भी जनरल कैटेगरी से डॉक्टरी की पढ़ाई की है। एक बात और, मेरी बहू ब्राह्मण है जबकि दामाद ठाकुर है। हमारे बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसके अलावा मुझे जो अगला प्रमोशन मिलने जा रहा है वह भी जनरल कैटेगरी से। मैंने वर्षों पहले अपने ऑफिस में एक अर्जी दे दी थी कि मुझे आइंदा जनरल कैटेगरी में ही रखा जाए। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत पहले से ही आरक्षण की सुविधाएं लेने से तौबा कर लिया है। अभी वह अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाए थे कि सामने से आ रहे हरिहर पासी को देख वह अवाक रह गए। हरिहर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वह वहां मौजूद लोगों के पास आते ही चीख उठा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आप लोगों को टोले के चप्पे चप्पे में ढूंढ रहा हूँ। यहाँ आप लोग फिजूल बकवासबाजी कर रहे हैं, जबकि ठकुराने गांव के लौंडे लफाड़ों ने हमारे लड़के को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। डॉक्टर महतो एकदम से खड़े हो गए और बोल पड़े, अरे ऐसा कैसे हो गया? ठकुराने के बाबू साहिबों का तो हमारे गांव से बड़ा अच्छा संबंध है। अपना समधियाना भी वही है। वहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं। ज़रूर तुम्हारे लड़के ने कोई अनाप शनाप काम किया होगा। है भी वो बड़ा मनचला और शरारती। हरिहर आपे से बाहर उठा, डॉक्टर साहब, आप उन बड़े लोगों की हमेशा तरफदारी क्यों करते रहते हैं और अपने ही दलित लोगों में नुक्स देखते रहते हैं? अरे उन ठाकुर गुंडों ने तो हमारे बच्चे को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वह गांव की गली से जोर जोर भजन गुनगुनाते हुए गुजर रहा था। बस इतनी सी बात थी। तब तो आप सभी अभी हमारे साथ चलिए। अपने समधी ठाकुर चरण सिंह से अभी बात करते हैं। वह खड़े हो गए। वह चलने को हुए तो सभी उनके पीछे पीछे हो लिए, पर इसके पहले कि वह कोई 10 कदम चले होंगे, खुद ठाकुर चरण सिंह ठकुराने के कुछ बुजुर्गों के साथ आते दिखे। डॉक्टर महतो खुद से बड़बड़ाए,
अगर गलती हरिहर के लड़के ने की होती तो उसकी पिटाई करने के बाद खुद ठाकुराने के लोग यहां नहीं आते। तब उन्होंने हरिहर को घूर कर देखा तो उसका पसीना छूटने लगा। ठाकुर चरण सिंह ने पास आते ही शिकायतों का पिटारा खोल दिया। डॉक्टर महतो, हरिहर के आवारा लड़के जग्गन ने फिर मेरे गांव की एक लड़की को अकेली पाकर छेड़ा है। जब हमने उसे ऐसा करते हुए देखते ही पकड़ने के लिए अपने लड़कों को उसके पीछे दौड़ाया तो वह भागकर इधर ही आया है। अरे, वो हमारी इज्जत की ऐसी की तैसी क्यों करना चाहता है? लेकिन मुझे बताया गया है कि आपके लड़कों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की है। डॉक्टर महतो के माथे पर बल पड़ गए। ओह, आप समझते क्यों नहीं? जग्गन तो पकड़ में ही नहीं आया, ऐसे में उसकी पिटाई करने की तो बात ही नहीं उठती। ठाकुर चरण सिंह के चेहरे पर चिंता साफ उतरा आई। डॉक्टर महतो के गुस्से का पारावार नहीं रहा। उन्होंने पीछे घूमकर हरिहर की कलाई पकड़ ली और चिल्ला उठे, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लड़के ने ही कोई गलत काम किया होगा। उस पर से तुम उल्टी बात कर रहे हो। पहले चोरी फिर सीनाजोरी। अब ये बताओ कि जग्गन को छिपा कर कहाँ रखा है? उसे अभी इसी वक्त बुलाओ, उसकी तुड़ाई तो अब मैं करूंगा। हरिहर हकलाने लगा, डॉक्टर साहब, हमें क्या पता कि जग्गन कहाँ है? वह तो सवेरे से ही नहीं दिखा। जब तुमने उसे सुबह से देखा ही नहीं तो उसकी पिटाई वाली बात तुम्हें कहाँ से पता चली? जरूर इन ठाकुरों के प्रति बढ़ती तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम बाप बेटों को ये नाटक रचने के लिए उकसाया होगा। मैं कहता हूं कि तुम लोग सुधर जाओ। तुम जैसे मुट्ठी भर असामाजिक तत्वों ने ही हम जैसे सुधरे हुए दलितों को बदनाम कर रखा है, जो समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं। ठाकुर चरण सिंह ने आगे आकर डॉक्टर महतो को गले लगाते हुए कहा, आपकी बात अक्षरशः सही है। हमारे समाज में जो जातीय वैमनस्यता और भेदभाव दिखाई दे रहा है उसके लिए चंद लोग ही जिम्मेदार हैं। हम सभी मिलकर रहना चाहते हैं, पर जग्गन जैसे छिछोरे और हरिहर जैसे ढोंगी लोगों की वजह से हमारे बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। तब डॉक्टर महतो ने अपने लोगों से कहा, देखो ना सच्चाई क्या है। अब बुद्ध प्रकाश, कमल पासवान, चौधरी भीखन और आप सभी लोग ये बताइए कि अभी कुछ देर पहले मैं जो बातें आप सभी को समझाना चाह रहा था उसमें मैं कहाँ गलत था? मेरे सामने सवर्ण वर्ग के ठाकुर चरण सिंह मौजूद हैं और दलित समुदाय का एक प्रतिनिधि मैं खड़ा हूँ। सवर्णों के प्रति तो सबसे ज्यादा डाह और दुश्मनी तो हम दलित लोग ही रखते हैं। तुम खुद को सुधार कर ही उनकी निगाहों में ऊंचे उठ सकते हो। ऐसे में अगर मैं अपने नेम प्लेट पर अपनी जाति के रूप में हिंदुस्तानी का प्रयोग कर रहा हूं तो इसमें बेजा क्या है? मैंने तो हिंदुस्तानी होने के कारण इस सरनेम का प्रयोग किया है। डॉक्टर महतो की पकड़ में हरिहर गिड़गिड़ाने लगा। डॉक्टर साहब, हमें माफी दे दीजिए। हम अपने जग्गन को समझा देंगे कि वह आइंदा फिर ऐसी हरकत न करे। डॉक्टर महतो ने कहा, हम ही ज्यादा दोषी हैं। हम लोगों में भी सनातनी प्रवृत्तियां अपनाने की ललक बढ़ती जा रही हैं। क्या हम दलितों में ऊंच नीच और अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है? हमारे बीच भी जातीय उन्माद सिर चढ़कर बोलता है। तभी तो ये दलित लोग भी अपने नाम के साथ श्रीवास्तव, मिश्रा, चौहान और पंडित जैसे सरनेमों का प्रयोग करते हैं। भला सवर्णों का सरनेम चुराकर हम आगे बढ़ने का वहम कैसे पाल सकते हैं? हमारे कर्म तो नीच जग्गन की तरह ही हैं, तो भी हम चाहते हैं कि सवर्ण लोग हमारे साथ बराबरी का बर्ताव करें। वहां उपस्थित सभी के सिर शर्म से झुके हुए थे, जबकि ठाकुर चरण सिंह जोर जोर से हंसते जा रहे थे। विवाद का निपटारा हंसी के छूट रहे फव्वारों के साथ हो गया। तदनंतर जग्गन को बुलाकर उससे कान पकड़कर 100 बार उठक बैठक करवाया गया
और ख़ुद गांव के बुज़ुर्गों ने उसे नसीहत दी कि अगर फिर उसने कोई ऐसी वैसी बेजा हरकत की तो उसे गांव से ही निकाल दिया जाएगा। उस दिन के बाद से उस गांव में बड़े बदलाव देखे गए। एक सुखद बात यह हुई कि ज़्यादातर ग्रामीण लोग पैदाइशी सरनेम को हटाकर हिंदुस्तानी सरनेम का प्रयोग करने लगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस कहानी को सब्सक्राइब करते हुए इसे शेयर अवश्य करें ताकि मेरा लेखकीय उद्देश्य पूरा हो सके। अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां भी अवश्य दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।